हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान और जालोर के चौहान के बारे में देखेंगे। दोस्तों काफ़ी शानदार वीडियो ये आपका होने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों 285 से हम शुरू करेंगे। 284 तक हम डिस्कस कर चुके थे। मेवाड़ का इतिहास हम खत्म कर चुके हैं, मारवाड़ का खत्म कर चुके हैं और सभ्यता भी हम खत्म कर चुके हैं। आज हम चौहान वंश के बारे में देखेंगे। चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण्स वंश से मानते हैं। तो दोस्तों चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण्स वंश से कौन मानते हैं? दशरथ शर्मा मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कौन मानते हैं? दशरथ शर्मा। ब्राह्मण्स वंश से उत्पत्ति मानते हैं चौहानों की दशरथ शर्मा। आगे देखिए, चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट कथन है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा के अनुसार सूर्यवंशीय क्षत्रिय मानते हैं। तो GH ओझा जो है ये चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना गया है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। अचलेश्वर मंदिर के लेख में चौहानों को क्या माना गया है? तो इन्हें चंद्रवंशी माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रप्रदाय इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं। ये सवाल आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अग्निकुंड से उत्पन्न इनको कौन मानते हैं? चंद्रप्रदाय मानते हैं। आगे देखिए, 973 ईस्वी के हर्षनाथ लेख में किस चौहान शासक की विजयों का उल्लेख मिलता है? हर्षनाथ लेख जो है दोस्तों ये आपका 973 ईस्वी का है। इसमें किस चौहान शासक की विजयों का उल्लेख मिलता है? तो विग्रहराज द्वितीय के विजय का उल्लेख हर्षनाथ लेख में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। विग्रहराज द्वितीय, इसे गुवक प्रथम भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुवक प्रथम जो है दोस्तों वो किसे कहा जाता है? विग्रहराज को ही कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस ग्रंथ में चौहान शासक गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीघट शत्रु संहार मिलती है? तो गोविंदराज तृतीय की उपाधि जो है वो वेरीघट और शत्रु संहार मिलती है। किसमें मिलती है दोस्तों? ये पृथ्वीराज विजय में मिलती है। पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जयानक के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वीराज विजय के अंदर ही दोस्तों गोविंदराज तृतीय को वेरीघट्ट की उपाधि या शत्रु संहार की उपाधि से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार, इंपॉर्टेंट है। ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की नींव डाली। ईस्वी में चौहान वंश की नींव सांबर में किसने डाली थी? वासुदेव चौहान ने डाली थी, ये आपको ध्यान रखना है। चौहान शासकों का सही कालक्रम बताइए। सबसे पहले आपके अजयराज आ जाएंगे, फिर अर्णोराज आ जाएंगे, फिर विग्रहराज चतुर्थ आ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अजयराज जो है दोस्तों इनके द्वारा अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अजयराज की जो पत्नी का नाम था दोस्तों, क्या नाम था? सोमलवती। अजयराज की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? सोमलवती, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्णोराज जो है दोस्तों इसके पुत्र जगमाल के द्वारा ही अर्णोराज की हत्या की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद कौन हो जाएंगे? विग्रहराज चतुर्थ हो जाएंगे। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। आगे देखिए, किस साहित्यकार ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा कि वह कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकता था? तो किस साहित्यकार ने कहा था दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कि वह कालिदास की और भवभूति की होड़ कर सकता था? तो ये किलहोर्न ने कहा है दोस्तों। किसने कहा है? किलहोर्न ने कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। किलहोर्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। किलहोर्न ने कहा है। आगे देखिए, मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ? तो मेवाड़ पर शाकंभरी चौहान के शासकों का अधिकार 12वीं सदी में हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन शाखा आपकी नाडोल के चौहान हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा नाडोल की शाखा हो जाएगी। आगे देखिए, नाडोल की शाखा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? नाडोल में चौहान वंश की शाखा के संस्थापक लक्ष्मण चौहान थे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन थे? लक्ष्मण चौहान, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नाडोल में चौहान वंश की शाखा के संस्थापक लक्ष्मण चौहान हो जाएंगे। आगे देखिए, कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित था? तो जालोर के चौहान वंश से दोस्तों कीर्तिपाल संबंधित है, समर सिंह संबंधित है और उदय सिंह संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह। आगे देखिए, चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनहिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित करके उसे कर देने को विवश किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनहिल पाटन को पराजित कर दिया था, जो कि चालुक्य शासक था विग्रहराज द्वितीय के द्वारा, और उसे कर देने को विवश किया था। ये कौन था? मूलराज प्रथम था। तो मूलराज प्रथम के द्वारा विग्रहराज द्वितीय ने कर वसूल किया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली की तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? तो तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपना अंग विग्रहराज चतुर्थ ने बना लिया था। यह सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, विग्रहराज चतुर्थ चौहान को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता था? विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था दोस्तों?
कवि बांधव के नाम से। एग्जाम में पूछा जाता है कवि बांधव के नाम से किसे जाना जाता है, तो विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। आगे देखिए, पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। यह प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये प्रधानमंत्री आपके केमास हो जाएंगे, या इन्हें दोस्तों कदम्बवास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कदम्बवास भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय जो थे इनके प्रधानमंत्री थे दोस्तों केमास, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? केमास हो जाएंगे। आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक कौन कौन थे दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कन्नौज के तो आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? गढ़वाल शासक जयचंद्र हो जाएंगे। जयचंद्र गढ़वाल जो था कन्नौज का, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन था। गुजरात का नरेश भीमद्वितीय जो था दोस्तों, ये भी आपका पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गौरी जो है, ये पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था, जिसके साथ तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसके अलावा एक और नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, परमादिदेव भी आपको ध्यान रखना है। परमादिदेव जो था दोस्तों, ये भी आपका पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था, यह आपको ध्यान रखना है। परमादिदेव के साथ दोस्तों 1182 में तुमुल का युद्ध हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। तुमुल का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और परमादिदेव के मध्य, और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और यहाँ पर किस कछुआ शासक को दोस्तों महोबा का युद्ध जीतने के बाद महोबा का प्रशासक नियुक्त किया गया था, यह आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। तुमुल का युद्ध या महोबा का युद्ध इसे कहा जाता है, तो महोबा का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, किस कछुआ शासक को महोबा का प्रशासक नियुक्त किया गया था, यह आप कमेंट करके बताना। आगे देखिए, चौहान का मूल स्थान माना जाता है, तो चौहान का मूल स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? इस्पातदलक्ष हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? इस्पातदलक्ष हो जाएगा, ये कि एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। आगे देखिए, शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान हो जाएंगे। अजमेर नगर किसने बसाया था? अजमेर नगर 1113 ईस्वी में किसके द्वारा बसाया गया? अजय राज के द्वारा बसाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए? तो ये अजय राज के द्वारा ही चलाए गए थे। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म जो है यह आपका अनही पाटन गुजरात में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अनही पाटन गुजरात में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तराइन के प्रथम युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? हरिकेली नाटक जो है ये किसके द्वारा रचित किया गया है? ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा रचित है दोस्तों? हरिकेली नाटक आपका विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित है। आगे देखिए, निम्न में से कौन विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में कौन कौन थे दोस्तों? चंद्रबरदाई हो जाएंगे, जनार्दन हो जाएंगे और जयानक हो जाएंगे। चंद्रबरदाई के द्वारा दोस्तों पृथ्वीराज रासो लिखी गई है, जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखी गई है, और जनार्दन जो है दोस्तों ये भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध चौहान और तुर्क के मध्य हुआ था, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। किस शासक के शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है? चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल जो है ये बिसलदेव यानी विग्रहराज चतुर्थ के काल को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण कराया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वरा मंदिर का निर्माण पुष्कर के अंदर अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन हो जाएंगे? सोमेश्वर हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे दोस्तों? सोमेश्वर जो थे ये आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? इनकी माता का नाम हो जाएगा कर्पूरवी देवी, ये आपको ध्यान रखना है। कर्पूरी देवी जो है इनकी माता का नाम हो जाएगा, जो कि इनकी संरक्षिका बनी थी। आगे देखिए, पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने? तो अजमेर के शासक 1177 ईस्वी में बने थे दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के शासक 1177 ईस्वी में बने थे। तराइन के युद्ध का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तराइन के युद्ध का विस्तृत वर्णन पृथ्वीराज रासो में प्राप्त होता है, जो कि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? तो वासुदेव की राजधानी सांबर थी, ये आपको ध्यान रखना है। यह भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अजमेर के चौहानों के नाम से जाना जाता था। अजमेर के चौहानों को किन चौहानों के नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो इस्पातदलक्ष के नाम से नहीं जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी अजय राज के द्वारा बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था दोस्तों? 1113 ईस्वी में बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अजय राज ने अजमेर शहर की स्थापना कब की? तो 1113 ईस्वी में की, ये आपको ध्यान रखना है। कब की? 1113 ईस्वी में। आगे देखिए, चौहान शासकों
शासन व्यवस्था के अनुसार इनका कालक्रम देखिए। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में दोस्तों पृथ्वीराज द्वितीय आ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सवाल यहीं से पूछा जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में कौन आ जाएंगे? पृथ्वीराज द्वितीय आ जाएंगे, फिर उसके बाद सोमेश्वर आ जाएंगे, फिर पृथ्वीराज तृतीय आ जाएंगे। यानी कि विग्रहराज चतुर्थ जो है दोस्तों और पृथ्वीराज तृतीय जो है, इनके बीच में कौन कौन आ जाएंगे? एक तो आपके पृथ्वीराज द्वितीय आ जाएंगे और एक आपके सोमेश्वर आ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एक मैंने आपको बताया दोस्तों, अजयराज बताया था, अनुराज बताया, फिर विग्रहराज चतुर्थ बताया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अनुराज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अपनी राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनबी आक्रमण को खदेड़ दिया। तो अपने राजकाल के प्रारंभ में गजनबी आक्रमण को किसने खदेड़ा था? तो अनुराज के द्वारा खदेड़ा गया था गजनबी आक्रमण को, यह आपको ध्यान रखना है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा। तो मालवा के नरवर्मन को किसने पराजित किया था दोस्तों? तो नरवर्मन जो था इसको अनुराज के द्वारा पराजित किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। तो चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किसका हुआ था? अनुराज का हुआ था। वह अपने ही पुत्र जगदेव के द्वारा मारा गया। तो अपने ही पुत्र दोस्तों जगमाल के द्वारा ये मारा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, 2 युद्ध हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भीमदेव द्वितीय हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा राजस्थान का भ्रमण पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसके काल में किया गया दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में किया गया। किस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत विद्यालय को 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया था। संस्कृत विद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा संस्कृत महाविद्यालय बनाया गया था, बट कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसे 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, चौहान राजवंश का संस्थापक था। तो चौहान राजवंश का संस्थापक वासुदेव चौहान हो जाएगा। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी सांबर थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जालोर के किस शासक को उस समय का भारत का महान व शक्तिशाली शासक बताया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस सवाल को आप याद कर लेना अच्छे से, ये सवाल पूछा जा सकता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जालोर के किस शासक को उस समय का भारत का महान शक्तिशाली शासक बताया है? तो ये उदय सिंह को बताया दोस्तों, गोपीनाथ शर्मा के द्वारा जालोर का, ये आपको ध्यान रखना, उदय सिंह को। चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चौहान शासक के काल में हुआ? तो चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है ये किस चौहान के शासन काल में हुआ था? तो ये दुर्लभ राज के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था दोस्तों? दुर्लभ राज के काल में सबसे पहले मुसलमान आक्रमण हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, वीर सातल देव और सोम किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो वीर सातल देव और सोम जो थे दोस्तों ये आपके सिवाना के दुर्ग में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1308 में, तब वीर गति को प्राप्त हुए थे। सिवाना पर आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? सिवाना पर आक्रमण 1308 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और जालोर पर आक्रमण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। वीर सातल देव और सोम जो थे ये सिवाना दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इतिहास में मालदेव मुच्छाला के नाम से कौन विख्यात है? तो मालदेव मुच्छाला के नाम से दोस्तों मालदेव सोनगरा विख्यात है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन विख्यात है दोस्तों? मालदेव सोनगरा विख्यात है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो रणथंभौर पर आक्रमण दोस्तों 1301 में किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 में किया गया था। सिवाना पर आक्रमण दोस्तों 1308 में किया गया और जालोर पर आक्रमण 1311 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़ का नाम इन्होंने चेंज करके खिजराबाद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया गया था। सिवाना दुर्ग का नाम दोस्तों खेराबाद कर दिया गया था। सिवाना दुर्ग का नाम क्या कर दिया गया था? खेराबाद कर दिया गया था। और जालोर का नाम क्या कर दिया गया था दोस्तों? जलालाबाद कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया उस समय वहां के शासक कौन थे? तो जालोर पर जब आक्रमण किया था वहां के शासक कौन हो जाएंगे? कानड़ देव हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे दोस्तों? कानड़ देव हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पद्मनाभ जो था दोस्तों, पद्मनाभ जो है ये कानड़ देव का दरबारी कविता, ये आपको ध्यान रखना है। पद्मनाभ के द्वारा दोस्तों कानड़ देव प्रबंध लिखी गई है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। और वीरमदेवरा सोनगरा, वीरमदेवरा सोनगरारी वाद जो है दोस्तों ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी आपकी पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई है। इसमें जालोर वंश के चौहानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिए, जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो जालोर के चौहान शासकों में से कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान के आक्रमण का कभी सामना नहीं करना पड़ा? तो ये आपके चाचिंग देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? चाचिंग देव।
इन्होंने कभी भी दिल्ली सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं किया। चाचिंग देव हो जाएंगे दोस्तों। कौन हो जाएंगे? चाचिंग देव। ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, और ये चाचिंग देव कहाँ के हो जाएंगे? जालोर के हो जाएंगे। रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? हमीर के द्वारा यहाँ पर मोहम्मद शाह को शरण प्रदान की गई थी दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही सैनिक थे, मोहम्मद शाह को यहाँ पर हमीर के द्वारा उन्हें शरण प्रदान की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाह को हमीर ने शरण प्रदान की थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया। आगे देखिए, हमीर देव चौहान का कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने भी रणथंभौर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी से पहले। तो जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए कौन मारा गया था दोस्तों? गुरदास सैनी मारा गया था। कौन मारा गया था? गुरदास सैनी। ये आपको ध्यान रखना है। और जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध की जानकारी किसमें मिलती है दोस्तों? तो ये मिफ्ताह उल फतू में मिलती है। किसमें मिलती है? मिफ्ताह उल फतू में मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए चित्तौड़गढ़ पर जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था, उसकी जानकारी किसमें मिलती है? तो उसकी जानकारी खजाइन उल फतू में मिलती है। आगे देखिए, हमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाले सेनापति थे। तो हमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात किसने किया था? रणमल और रतिपाल ने किया था दोस्तों। किसने किया था? रणमल और रतिपाल ने। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता है। तो हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता जोधराज हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे दोस्तों? जोधराज हो जाएंगे। और एक हमीर रासो जो है ये आपकी सारंगधर के द्वारा भी लिखी गई है। सारंगधर के द्वारा भी एक हमीर रासो लिखी गई है दोस्तों, और जोधराज के द्वारा भी हमीर रासो लिखी गई है। आगे देखिए, पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। ये प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये केमास हम डिस्कस कर चुके हैं। कदम्बावास या केमास हो जाएंगे। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये अनुराज ने करवाया। आगे देखिए, कित्तू एक महान राजा है। इस उपाधि से कीर्तिपाल को किसने नवाजा? तो कित्तू एक महान राजा है। इस उपाधि से कीर्तिपाल को किसने नवाजा था दोस्तों? तो कित्तू नाम किसने दिया? ये आपका मूणोद नैणसी के द्वारा दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा दिया गया? मूणोद नैणसी के द्वारा। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया तब उसके दो सेनापति नाहर खां वो भोज मारे गए? तो अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, नाहर खां और भोज। ये किस युद्ध में मारे गए थे? तो सिवाना पर जब आक्रमण किया था दोस्तों, तो सिवाना आक्रमण वाले युद्ध में नाहर खां और भोज मारे गए थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाहर खां और भोज जो है ये किसके सेनापति थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। ये सिवाना आक्रमण के समय मारे गए थे। आगे देखिए, वीरमदेव सोनगरारी वाता और कानड़देव प्रबंध ग्रंथ के लेखक है। तो वीरमदेव सोनगरारी वात और दोस्तों कानड़देव प्रबंध ग्रंथ के लेखक पद्मनाभ हो जाएंगे। ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, चौहान वंश के किस शासक को नागभट्ट द्वितीय के दरबार में वीर की उपाधि दी गई? तो नागभट्ट द्वितीय के दरबार में किस चौहान शासक को वीर की उपाधि दी गई थी? तो ये गुवक को दी गई थी। आपको ध्यान रखना है। किसको दी गई थी दोस्तों? गुवक को दी गई थी। आगे देखिए, तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किस इतिहासकार ने कहा है? तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर बिशप हेबर के द्वारा कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? बिशप हेबर के द्वारा कहा गया है। आगे देखिए, चंद्रप्रदाय का जन्म 1148 में कहाँ हुआ था? तो चंद्रप्रदाय का जन्म दोस्तों 1148 में लाहौर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और मारवाड़ के शासक जो थे दोस्तों अजीत सिंह का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? अजीत सिंह का जन्म भी लाहौर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अजीत सिंह का जन्म लाहौर में हुआ, चंद्रप्रदाय का जन्म कहाँ पर हुआ? लाहौर में हुआ। दोनों को रिलेट करके याद रख सकते हो। आगे देखिए, आला और उदल का संबंध किस युद्ध से था? आला और उदल का संबंध दोस्तों महोबा के युद्ध से था, जो कि मैंने आपको बताया 1182 में हुआ था, परमादिदेव और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो आला और उदल का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? महोबा से हो जाएगा। ये परमादिदेव के सेनापति थे, जो कि महोबा के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। आगे देखिए, हार से निराश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया था कि 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। आगे देखिए, 1299 ईस्वी में हिंदू घाट वाटी युद्ध में हमीर का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो 1299 में हिंदू घाट वाटी युद्ध में हमीर का सेनापति भीम सिंह मारा गया था दोस्तों। कौन मारा गया था? भीम सिंह मारा गया था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया? तो आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया, ये अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा दोस्तों। विजयादित्य किस शासक का दरबारी कवि था? तो विजयादित्य जो है दोस्तों ये हमीर देव चौहान का दरबारी कवि था। ये आपको ध्यान रखना है। विजयादित्य कौन है? हमीर देव चौहान का दरबारी कवि है। और अगर आपसे पूछा जाए राघव देव कौन है दोस्तों, तो राघव देव हमीर देव चौहान का गुरु था। ये आपको ध्यान रखना है। हमीर देव चौहान का गुरु कौन हो जाएगा? राघव देव हो जाएगा। और विजयादित्य जो है दोस्तों ये कौन हो जाएंगे? हमीर देव चौहान के दरबारी कवि हो जाएंगे।
आगे देखिए, राय पिथौरा तथा दल पुंगल की उपाधि से किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो राय पिथौरा और दल पुंगल की उपाधि किसको दी जाती है दोस्तों? ये पृथ्वीराज तृतीय को दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। पृथ्वीभट्ट का संबंध किससे है? तो पृथ्वीभट्ट का संबंध किससे हो जाएगा? चंद्रप्रदाय से हो जाएगा। पृथ्वीभट्ट जो है ये चंद्रप्रदाय को कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वीभट्ट किसको कहा जाता है? चंद्रप्रदाय को कहा जाता है। आगे देखिए, किस इतिहासकार के अनुसार कछवा वंश के शासकों को कुम्र नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुम्र वंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में इन्हें कछवा कहा जाने लगा? तो ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। कछवा वंश प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? तो कछवा वंश प्रारंभ में चौहान वंश के सामंत थे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों हमारा कछवा वंश शुरू हो चुका है और कछवा वंश हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो कल के वीडियो में हम कछवा वंश के बारे में पढ़ेंगे। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतने कम टाइम में इतना बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों आज हम राजस्थान जियोग्राफी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच।